मध्य प्रदेश में नया चुनावी अखाड़ा सज गया है। ये अखाड़ा है छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा। आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस के ही बागी कमलेश प्रताप शाह से होने वाला है। कमलेश शाह के विधायकी छोड़कर भाजपा में आने के बाद हो रहे उपचुनाव में 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने कमलेश शाह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन चल रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका भी अहम रहती है। कांग्रेस यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरी बड़ी ताकत है। 2003 में जीजीपी के मनमोहन शाह भट्टी इस सीट से चुनाव जीते। 2008 के चुनाव में जीजीपी के मनमोहन शाह भट्टी दूसरे स्थान पर रहे। 2013 के चुनाव में जीजीपी के मनमोहन शाह भट्टी तीसरे स्थान पर रहे। 2018 में जीजीपी की वजह से बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था। 2023 में मनमोहन शाह की बेटी मोनिका भट्टी भाजपा उम्मीदवार रही। 2023 में कांग्रेस के कमलेश शाह कांग्रेस से चुनाव जीते। जीजेपी के देवीराम उर्फ देव रावेन भलावी ने 18,231 वोट हासिल किए। अमरवाड़ा में कांग्रेस की ताकत रहे कमलेश शाह और लंबे समय तक जीजीपी की कमान हाथ में रखने वाले मनमोहन शाह भट्टी साथ हैं, तो बीजेपी की कोशिश है कि वो उपचुनाव जीतकर कमलनाथ को एक और झटका दे। दूसरी तरफ कमलनाथ अमरवाड़ा सीट को जीतकर ये बताने की कोशिश में है कि छिंदवाड़ा अभी भी उनका गढ़ है। बीजेपी यहाँ विकास के वादे पर वोट मांगने की तैयारी में है, तो कांग्रेस जनमत की चोरी यानी कि दल बदल को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। नहीं, अमरवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, लोकसभा में भी और विधानसभा के चुनाव में भी। पिछले विधानसभा में हम जरूर चुनाव हार गए थे, लेकिन इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाली है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और ये दीवार पर लिखी इबारत के समान है, कांग्रेस भी पढ़ ले, क्योंकि जीत भाजपा की होनी है और अंतर भी जीत का बड़ा होने वाला है। वो बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका नाम अनाउंस किया है। तो असली उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। वो ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो कांग्रेस से भागा हुआ आदमी है। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में जबरदस्त घमासान मचने के आसार हैं। भाजपा इस सीट को जीतकर अपने मिशन छिंदवाड़ा यानी कि कांग्रेस और कमलनाथ को और बड़ा झटका देने की तैयारी में है, तो कमलनाथ के सामने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस यहाँ तीसरी राजनीतिक ताकत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से तालमेल बिठाने की जुगत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नया अखाड़ा अमरवाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। अमरवाड़ा के चुनावी अखाड़े में किसकी होगी जीत, किसकी मात? कैसे अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा वापस ला पाएंगे कमलनाथ? कांग्रेस के मजबूत गढ़ में कैसे अपना झंडा गाड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? उपचुनाव में कितना असर करेगा दल बदल का मुद्दा? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। और नया अखाड़ा अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 10 जुलाई को वहां पर वोटिंग होगी और उसके पहले अब तमाम समीकरण साधे जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए एक सीट है,
वैसे देखें तो इस सीट से जीत हार से ना बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की सेहत में फर्क होने वाला है या ना फिर कांग्रेस के। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से इसको हम देखें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कभी वो अभेद किला रही भाजपा के लिए, उसमें जो सेंध लगाई है, भाजपा ये चाहेगी कि ये उपचुनाव भी विधानसभा का है उसको भी जीता जाए और पूरी तरीके से ये साबित कर दिया जाए कि नहीं, अब जो छिंदवाड़ा का कभी अभेद किला था अब पूरी तरीके से हम उसको भेद चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की एक कोशिश होगी कि इस चुनाव को जीतकर ये साबित किया जाए कि भले लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत लिया, लेकिन अभी भी छिंदवाड़ा में जो जड़ें हैं वो कांग्रेस की मजबूत है, वो कमलनाथ की मजबूत है। दूसरी तरफ दोनों के लिए सबसे बड़ी अगर बात की जाए, जब छिंदवाड़ा का नाम आता है तो यानी कमलनाथ। लेकिन जिस तरह का डेंट लोकसभा चुनाव में लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कमलनाथ की भी जो साख है वो भी दांव पर है। वो चाहेंगे कि जो अमरवाड़ा सीट है वो कांग्रेस जीते और कहीं ना कहीं एक वापस जो उनकी पूरी एक छिंदवाड़ा में पूरी इमेज लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी थी, उसको एक बार फिर ये कहा जाए कि नहीं, अभी भी ये जो गढ़ है, ये जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है वो कमलनाथ का है। आज इसी पर किस तरह की जमावट चल रही है, किस तरह की रणनीति चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, कांग्रेस से आए कमलेश शाह पर दांव लगा दिया है, वो होना भी ऐसा था। लेकिन अब कांग्रेस तैयारी में है, रणनीति बनाई जा रही है। दो अपने वहां पर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, सुखदेव पासे और जायसवाल को वहां पर भेजा है, नेताओं से बात कर रहे हैं। कमलनाथ भी रायशुमारी कर रहा है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है पवन जी आपका। वाणी अहलूवालिया जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। वाणी जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ में। योगीराज जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले पवन जी मैं आपके पास में आता हूं, क्योंकि एक मौका तो कांग्रेस के लिए है कि जिस तरह से पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी को निराशा हाथ लगी, लेकिन अगर जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, वहां पर आपने 7 में से 7 सीटें जीती थी। यही कारण है कि एक कैंडिडेट कांग्रेस का जो आपके विधायक थे वो बीजेपी में आए, अब वहां उपचुनाव हो रहा है। क्या ये कांग्रेस के लिए एक मौका है कि कहीं ना कहीं इसको जीतकर साबित किया जाए कि नहीं, ये जो किला है, ये जो गढ़ है या जो कमलनाथ जी का क्षेत्र है अभी भी कांग्रेस का है? सवाल देखिए, एक तो सबसे पहले बता दें कि जो माननीय कमलनाथ जी वहां पर डेवलपमेंट और विकास किया है, ये चुनाव में किस तरह के समीकरण, किस तरह की पैंतरेबाजी और किस तरह का प्रशासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये पूरी दुनिया ने देखा। अब आज ये भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं कि हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कमल छिंदवाड़ा में जितना विकास माननीय कमलनाथ जी ने किया उतना किसी भी क्षेत्र में कहीं विकास हुआ हो, क्योंकि एक छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में अपने आप में जाना जाता रहा है। अब आज ये एग्जिट पोल वाले जो थे, कई पत्रकार लोग उस समय बोला करते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि भाई 400 पार इस बार तो मोदी जी के कोई हटा ही नहीं सकता है, 400 पार तो आएंगे ही, बल्कि उससे ज्यादा सीटें आएंगी, एक एग्जिट पोल हो चाहे कितनी कितनी डिबेट हुई, सब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऐसा तो है नहीं, विकास पुरुष फलाने ढकाना, पता नहीं किस किस नामों से प्रचारित किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता रहा बनता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी से फिर से वोट मांगने जाएगा, तो उसको जनता सोचेगी ना, जनता को एहसास तो होगा ना कि अभी वर्तमान में जनता ने बताया है, जिस तरह का जनाधार इंडिया गठबंधन को दिया है, उसने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही कहीं से नहीं चलने वाली, क्योंकि भारतीय जनता तानाशाही की पार्टी चलती है, उसको ना लोकतंत्र पे विश्वास है ना प्रजातंत्र पे विश्वास है। ये हमेशा चुनाव में जिस तरह का पैतरेबाजी करके, जिस तरह का एक साख वो बिछा करके उसको
ये लोगों से ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका करके वोट पाने का काम करती थी। लाडली बहना का देखिए आपने कि लाडली बहना पहले बड़ी बड़ी बातें की, फिर नियम का हवाला दे करके 2 लाख से ज्यादा लाडली बहनों को उससे अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कृत्य हैं वो अपने कृत्य ही आम जनता अब अच्छी तरह से समझ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी लेकिन अगर आज लेकिन विकास के पवन जी मुद्दे आप पर कह रहे चुनाव हैं, लड़ना, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम वहां पर अपने विकास का जो विकास की चीजें हैं उसको हम वहां पर मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस मॉडल को नकार दिया है जो कभी कमलनाथ के मॉडल की आप बात करते थे। देखिए मॉडल न जनता ने नकारा है, ये भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म की, ये था भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म की सफलता है। हम कहते हैं कौन से विकास की भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, कौन से मोदी जी की गारंटी की बात करेगी। हम कहते हैं हम तो टीवी में दो दो हाथ कर लेना, हम ग्राउंड पे भी चलने को तैयार हैं। बता दे कि मोदी जी ने गारंटी नहीं दी थी 2 करोड़ रोजगार देने की, बता दे। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पॉइंट टू पॉइंट इस पे बात नहीं करेगा। बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार के, अब मोदी जी ने नारा दिया था ना कि कांग्रेस ने दिया था, उस नारे की हकीकत क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है। शिवराज सिंह चौहान जी पहले 1 रुपए बढ़ता साइकिल चलाते थे, आज उनकी साइकिल का अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो जनता ने उन मुद्दों से परेशान होकर उन मुद्दों को जिया है, उस झूठ को देखा जो सपना चलिए दिखाने पवन का जी, काम आता हूं किया मुद्दों देश और के प्रदेश। साथ, मैं रणनीति पे भी आऊंगा कि किस तरह की रणनीति, क्योंकि अगर जब हम अमरवाड़ा की बात करते हैं तो तमाम सारे फैक्टर वहां पर काम करते हैं। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी सीट है, और कहीं ना कहीं जीजीपी का जिस तरह से वहां पर प्रभाव रहा है, और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जीजीपी के इर्द गिर्द भी इस सीट पर घूमती रही, भले वहां से कांग्रेस जीती। मैं सीधे वाणी जी के पास में आ जाता हूं। वाणी जी, वो कह रहे हैं, जिस तरह से पवन जी कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम दल बदल का एक बड़ा मुद्दा हमारा होगा, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनका तो फैब्रिकेटेड वो जो कैंडिडेट है, हम तो ओरिजिनल कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे, निश्चित तौर पर उसकी जीत होगी। आईएनडी के दर्शकों को मेरी नमस्कार, और भाई साहब आप लोगों को सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब ये मजाक पे उतर आए हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अभी हाल ही में 2 चुनाव में भारी अंतर से हार का सामना करते हुए ये फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कमलनाथ जी अब वहां छिंदवाड़ा में इतिहास हो चुके हैं। उनका किला हमने भेद दिया, तोड़ दिया, और वहां पर कमल खिल गया है। और ये अपने विकास की बात हमेशा की है कमलनाथ जी ने। अगर उन्होंने जनता के बारे में सोचा होता, जनता और वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र के भाई बहन है, सीधे साधे लोग हैं, उनके बारे में सोचा होता, तो आज नकुल नाथ को इतने भारी अंतर से हार का सामना नहीं करना पड़ता। बंटी साहू बहुत अच्छे अंतर से वहां जीत के आए हैं। और रही बात अमनवाड़ा की, तो जो लोग अभी तक बैसाखी में पूरे देश में थे, जहां 400 सीट्स एक जमाने में आती थी इनकी, और अब 99 पे पहुंच गए, तो ये तो ईश्वर का शुक्र है कि 10-20 सीटें और आ गई, बाकी तो बैसाखी पे हैं। और अभी तक ये अमरवाड़ा में अपना कैंडिडेट नहीं घोषणा कर पाए हैं, और यही प्रक्रिया इनकी पूरे प्रदेश में थी। हम पूरे लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कैसे खींचतान के, और कैसे इन लोग, किस तरीके से इन लोगों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, क्योंकि कोई भी इनके साथ, इनकी पार्टी में इतनी आसानी से चुनाव लड़ने के लिए रेडी नहीं होता। और रही बात अब इनके निर्णयों की, तो भाई साहब आप भी जानते हैं, योगीराज जी आपने तो एनालाइज किया हुआ है और सब प्रकार के नेताओं को परखा हुआ है। तो जित्तू पटवारी जैसा इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो इनका कैप्टन ऑफ द शिप है, तो उनकी विश्वसनीयता क्या है। कमलनाथ जी तो खुद जब सरकार में थे और जित्तू पटवारी मंत्री थे, तब उनकी विश्वसनीयता नहीं थी, कोई इनकी बात सुनता नहीं था। अब जब वो प्रदेश में कमान संभाल रहे हैं तो पूरी तितर बितर हो गई है कांग्रेस, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कैसा इनका आपस में असमंजस की स्थिति है, इनके कहीं तालमेल नहीं हो रही। ये जो पार्टी सबसे बड़ी एक राजनीतिक दल का स्वरूप हुआ करती थी, जो वैसे भी कांग्रेस इज नॉट ओरिजिनल कांग्रेस, ये इंदिरा कांग्रेस है, ये ओरिजिनल स्वतंत्रता की कांग्रेस नहीं है। और अब ये इतनी बदहाली में आ चुकी है कि इनको लोगों के अलायंस लेके लड़ना पड़ता है पूरे देश में। कहीं भी ये खुद के बलबूते पे कहां क्या कर पाते हैं। दोबारा आपके पास में आता हूं। योगीराज योगेश जी हमारे साथ में है। योगीराज जी, 2-3 चीजें अहम है कि एक वो चेहरा जो लगातार अमरवाड़ा से कांग्रेस मैदान में उतारती आई और वो जीत हासिल करते आए हैं, अब
वो भारतीय जनता पार्टी खेमे में है और वहाँ उनके कैंडिडेट हैं। पहला सवाल कि क्या कांग्रेस के लिए एक कैंडिडेट का एक संकट इसमें है, या दूसरी तरफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका अहम होगी, जिस तरह से क्योंकि चर्चा है कि दोनों भारतीय जनता, अगर बट्टी की बात की जाए तो बट्टी की जो बेटी हैं जो चुनाव जिनको मैदान में अमरवाड़ा से उतारा था, अब बट्टी भारतीय जनता पार्टी के अभी सपोर्ट में है। लेकिन जिस तरह से खबरें हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किसी उम्मीदवार बनाया जाए और कमलेश शाह को चुनौती दी जाए। किस रूप में देखते हैं इन सारे समीकरणों को? देखिए राजेश जी, वो जो पूरा बेल्ट है जी, छिंदवाड़ा से लेकर मंडला तक का जो बेल्ट आता है वो ट्राइबल बेल्ट है, और छिंदवाड़ा के आसपास ये वर्ग जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और उस पूरे बेल्ट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा खासा दखल है। वो भले चुनाव ना जीते ये पार्टी, लेकिन किसी को भी चुनाव हराने की क्षमता रखती है जी। और अभी भी जितने भी चुनाव हुए उस अंचल में, उसमें कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दखल रहा है। या तो उनको इतने वोट मिले कि बीजेपी जीती या कांग्रेस जीती, कहने का अर्थ है कि वहाँ एक की फैक्टर है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और अभी भी ये जो उपचुनाव हुआ, इसमें भी आप ये देखिएगा कि इस पार्टी के जो लोग हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। यद्यपि पूरा चुनाव अमरवाड़ा का कमलेश शाह भट्टी के आसपास ही घूमता है जी। वो वहाँ के बड़े कद्दावर नेता हैं, राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, ज़मींदार आदमी हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में हालांकि ये सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं, जब तक आप ज़मीन से जुड़े हैं तब तक ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, और जैसे ही आप ज़मीन से उठ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए एक अच्छी स्थिति है कि कमलेश शाह के रूप में उनके पास एक मजबूत प्रत्याशी है। कांग्रेस के पास अभी इस बात का संकट है कि वो कमलेश शाह के खिलाफ लड़ाते कैसे हैं, क्योंकि अभी वहाँ जो भी उनके नेता हैं वो एकदम से वहाँ कांग्रेस का जो सबसे बड़ा नेता था वो कमलेश शाह ही थे, और पिछले डेढ़ दो दशकों से वो कांग्रेस की खेबनहार थे। अब वो चूंकि बीजेपी में आ गए तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी का संकट है। अब वो वहाँ उनके युवा कांग्रेस दूसरी तरफ योगी राज जी, ये भी काफी अहम है कि ठीक है कमलेश शाह एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां पर है, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी भी ये चाहेंगे कि एन केन प्रकार ऐसी एक रणनीति तैयार की जाए कि अगर उनके लिए भी ठीक है कांग्रेस के लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा कमलनाथ के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो भी कैंडिडेट वहां पर उतारा जाए वो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत कर आए। कहीं क्योंकि अगर कमलनाथ जी के राजनीतिक भविष्य की हम बात करें तो वो भी बहुत कुछ इस उपचुनाव में माने रखेगा योगी राज जी। नहीं, और वैसे तो नकुलनाथ ने कहा भी है कि अब मेरा अमरवाड़ा पर मेरा सेंटर्ड होगा, तो वो उसको इतने हल्के में नहीं लेंगे वो। और अभी आप देखिए जिस तरह से सेंट्रल के इलेक्शन हुए, एक फार्मूला मिला विपक्षी दलों को, और वो फार्मूला था गठबंधन करके चुनाव लड़ना। और यहाँ भी कांग्रेस की कोशिश ये होगी, यदि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को अपने साथ ले लेती है तो एक दमदार टफ फाइट वहाँ बीजेपी के लिए हो सकती है। वहाँ चलिए पवन जी के पास में आ जाते उस फार्मूले की बात कर लेता हूं। पवन जी, कौन सा फार्मूला, क्या जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो इंडिया का फार्मूला रहा यही कोशिश होगी इस अमरवाड़ा को लेकर, और दूसरी तरफ क्या एक कैंडिडेट सिलेक्शन एक चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी? नहीं, देखिए कांग्रेस के सामने किसी भी तरह की कोई भी चुनौती नहीं है। और कांग्रेस गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जिस तरह गठबंधन किया था, आज संविधान और देश को बचाने के लिए जो पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ में, वो संविधान को बचाने के लिए गठबंधन हमेशा हमारा जारी रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकते ही अपनी बात नहीं करते। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देखिए वो कांग्रेस की बात करके बहुत प्रसन्न होते हैं, अपनी बात नहीं करेंगे, दूसरे की बात करने में उनका। देखिए अभी मांझी जी बोल रहे थे कि अगर जनता के बारे में सोचा हो तो छिंदवाड़ा की ऐसी हालत नहीं होती। छिंदवाड़ा को दिखा दिया था उन्होंने इतने दिन तक, आपके पूरे मुख्यमंत्री मंत्री जितने था पूरा आपने ताकत झोंक दी वहां पे। इसके बाद भी बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी ने जनता के बारे में सोचा होता तो 400 पार का घमंड नहीं टूट गया होता। कितना सोचा विकास के बारे में, कितना सोचा युवाओं के बारे में। 2 करोड़ देने का झूठी गारंटी मोदी जी ने दी थी। 100 दिन में काला धन लाने की झूठी गारंटी मोदी जी ने दी थी। महंगाई खत्म करने की झूठी गारंटी मोदी जी ने दी थी। जिन गारंटियों को बहुत ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया, टाटा फिक्स हो गई। लेकिन बात करने में तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता की कोई आरा नहीं सकता कि हम काम कुछ नहीं करेंगे, उल्टे ही काम करेंगे, लेकिन फिर भी दादा हम ही बने रहेंगे। मतलब तो ये बड़ी तमस्या है कि अब जनता जाग चुकी है।
जनता ने देख लिया, ये राम को लाएंगे, इतने बड़े बन गए थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इनकी हैसियत देखी कि राम को लाएंगे, ये इतनी बड़ी हैसियत हो गई है। तो जनता ने इस बार इनको बता दिया है, आईना दिखा दिया है। ये जो कमलनाथ जी को इतिहास बनने का काम बता रहे थे कि इतिहास बन चुके हैं, तो मोदी जी इस बार इतिहास बनते रुक चुके हैं। ये बोल रहे गठबंधन ने भी तो बता दिया है कि उनका मन कांग्रेस में नहीं लग रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि हाके पहले गए फिर वापस आ गए। अब ये खबर है कि फिर से हाके का मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। एक जिला पंचायत अध्यक्ष की चर्चा वहां पर है। कई तमाम सारे नेताओं को नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं जो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो ये चीजें आपके लिए परेशानी का सबब बनती है, एक चुनौती बनती है? नहीं, देखिए राजीव, मन तो बड़ा चंचल होता है, बड़ा चंचल मन होता है कि अचानक ही कांग्रेस की तरफ जाने लगता है। ये जो चंचलता आती है किस कारण से आती है? इंदौर में हमारा कैंडिडेट आता है, जब लास्ट जो उसका मन चंचल हो जाता है और भाजपा में मिल जाता है, तो ये जो चंचलता है, ये जो मैकेनिज्म है, ये जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। अब जो वादे जो झूठे, वो दावा कर रहे हैं कि हर हाल में अमरवाड़ा जीतेंगे, दावा कर रहे हैं वो 1111%। चलिए याद रखिए, वाणी जी जवाब दे दें। जी, मैंने कहा आपके चैनल पे लाइव इन्होंने ऐसा दावा किया है 1000%, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे दावे छिंदवाड़ा के लिए बंटी साहू के पवन भाई 1001 कहा है कि 1011 कहा है? अरे हमने और बल्कि 2000 कह रहा हूं। हम तो लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाली पार्टी है। वाणी जी बता दे एक बार कि क्यों इनकी सरकार आएगी, क्यों जीतेंगे? क्योंकि मोदी जी ने झूठ बोला था। इस बार की राखी बहना की खुशियों वाली थी, उसके बाद खत्म हो गई, उसके पहले राखी पे आ गई है। चलिए वाणी जी से जवाब ले लेता हूं। चलिए पवन जी, वाणी जी की बात आ जानी। वाणी जी बोल लीजिए जी। मैंने कहा लोकतंत्र के रख रखाव के बारे में चिंता करने वाली इतनी महान राजनीतिक दल जो कि खुद बैसाखी पे आके आज खड़ा हो गया है और उसे नैरेटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने राजनीतिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए, जिनके पास राष्ट्र और विकास के नाम पर कोई चिंता करने की चीज नहीं है, चिंतन करने का माध्यम नहीं है, केवल भ्रम फैलाने के अलावा और कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। ये पार्टी वो दलों के साथ गठबंधन में आज काम कर रही है जिनके हर मुखिया के ऊपर आज 1 या 2 प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, और वो प्रकरण इन्हीं के कांग्रेस के शासन के दौरान से चल रहे हैं, वो इन्हीं के तब से हैं। पर इन्होंने भ्रम फैलाने की जो राजनीति का इस्तेमाल किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनता इसको निश्चित रूप से आने वाले कई वर्षों तक याद रखेगी, संज्ञान में लेते हुए इनको सबक और सिखाएगी। चलिए सबक और सिखाएगी। योगी राज जी, जिस तरह से 2-3 चीजें अहम है, मैंने पवन जी से जिस तरह से कहा और जिस तरह की चर्चा है, हालांकि ये बिल्कुल सही है कि अब कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा वो काफी अहम होगा, और यही कारण है कि कांग्रेस चाहेगी कि एक पूरी तरीके से ताक झांक कर, और वो कह भी रहे हैं कि ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो लेकिन फिर बाद में पड़ता है कि ये ओरिजिनल है क्या, एक डुप्लीकेट कैंडिडेट था। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी, सबसे अहम चीज़ यही है कि एक जो बात गोंडवाना की चल रही है, कोशिश यही होगी कांग्रेस की कि नहीं, जो चुनाव लड़े थे अभी गोंडवाना की तरफ से 2023 में तकरीबन 18,500 वोट उनको मिले थे, चर्चा उनको लेकर भी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये भी चर्चा है कि हाके जो मेयर हैं वो, या एक जिला पंचायत अध्यक्ष है वो, तमाम सारे नेता वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो क्या कैंडिडेट सिलेक्शन के अलावा इस तरह की जो गुणा गणित है वो भी इस चुनाव में, भले एक सीट है, काफी अहम देखने को मिल सकता है? योगी राज जी, देखिए कांग्रेस वहाँ बहुत वीक हो गई है अभी, और अकेले के दम पे चुनाव थोड़ा सा उसको कठिन पड़ेगा, इसलिए कांग्रेस वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संपर्क में है। और ऐसा कोई कैंडिडेट ढूंढा जाए जो दोनों के लिए इजी हो, जो दोनों के लिए सर्वमान्य हो। ऐसे किसी कैंडिडेट पर कांग्रेस दांव लगाना चाहती है, और इसलिए जो नाम आपने चर्चा में लिए, एक नाम आप भूल गए, एकलव्य हाके, एक वहाँ युवा नेता है, उनका नाम भी वहाँ चर्चा में। तो मैंने जो कहा ना, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बात होगी कैंडिडेट का सिलेक्शन जी। आप जो कैंडिडेट देंगे उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा चुनाव फाइट करेंगे, क्योंकि बीजेपी संगठन के दम पर चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी कोई भी हो पूरा संगठन पीछे खड़ा हो जाता है। और कांग्रेस में या तो कमलनाथ उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं, प्रत्याशी का कोई प्रत्याशी बेचारा जो है जितना मेहनत कर ले
उतना वो हो जाता है। बाकी कांग्रेस संगठन का वहाँ कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता। मतलब कांग्रेस में प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव लड़ता है और बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है, तो ये बड़ी अंतर हो जाता है दोनों पार्टियों में। और अब चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि एक सीट से कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। गठबंधन भी तब सफल होते हैं जब आपको कोई एक बड़ा उद्देश्य हो, कोई महान उद्देश्य हो कि किसी पार्टी को रोकना है, किसी व्यक्ति को रोकना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तो गठबंधन में लोग साथ आते हैं। वरना ये सोचते हैं कि अब हम काहे को इनके साथ गठबंधन में आके और अपनी ओर भत पिटवाएं, क्योंकि उनको पता है कि 163 से 162 तो होनी जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ का कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि ऐसा वैसा कैंडिडेट आ गया तो ये पूरा चुनाव एक तरफा जाएगा। और गणमाणा गठबंधन पार्टी के साथ मिलकर यदि चुनाव लड़ी तो थोड़ी टफ फाइट देने की स्थिति में होगी। लेकिन भाजपा भी गोगापा के जीजीपी के नेताओं के संपर्क में, तो इसलिए वहाँ ये चुनाव थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा टफ। हालांकि योगेश जी, दो जिस तरह से सुखदेव पासे और जायसवाल को वहाँ पर भेजा है, क्या अगर कैंडिडेट सिलेक्शन की बात की जाए तो पूरी तरफ सारा दारोमदार कमलनाथ जी के पास भी होगा, या फिर कहीं ना कहीं अगर हम प्रदेश नेतृत्व की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, वो उनके, क्योंकि दो लोगों को वहां पर भेजा गया कि आप जाइए, रायशुमारी करिए, नेताओं से चर्चा करिए और फिर फाइनल कैंडिडेट क्या हो फिर उस पर अंतिम निर्णय लिया जाए। तो क्या कमलनाथ जी की का पसंद का ही कैंडिडेट होगा, मान लिया जाए? बिल्कुल ये मानना ही चाहिए। कांग्रेस के लिए पूरा प्रदेश अलग है, लेकिन छिंदवाड़ा एक अलग प्रदेश है और वो उस प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी ही होते हैं। अभी भी वहाँ कमलनाथ जी ही तय करेंगे वहाँ के कैंडिडेट कैसा होगा और नकुलनाथ उसके पीछे खड़े होंगे। तो बिना उनके सहमति के कोई कैंडिडेट तय नहीं होगा। भले चाहे सुखदेव पांसे खुद उनके कैंडिडेट हैं कमलनाथ के, तो जो प्रत्याशी गए हैं वो खुद कमलनाथ जी के हैं, दोनों प्रत्याशी। तो क्या कैंडिडेट चुनाव क्या सिलेक्शन करेंगे? वो कैंडिडेट वही होगा जो नकुलनाथ और कमलनाथ चाहेंगे, क्योंकि उन्हें जिताना भी उन्हें, ये पैसा भी उन्हें खर्च करना है। कांग्रेस कहाँ उनके पीछे खड़ी होती है प्रत्याशियों के। चलिए, बेहतर बात योगी राज जी आप कह रहे हैं, भले एक सीट है लेकिन इस एक सीट का महत्व बहुत है, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए या फिर हम कांग्रेस की बात करें, फिर हम कमलनाथ की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को ये साबित करना होगा इस इलेक्शन के जरिए कि नहीं, ठीक है लोकसभा चुनाव में इस तरह की चीज़ें हो गई, लेकिन अभी भी जो ताकत है, जो वर्चस्व है उन्हीं का है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस दमदारी से कह रही कि नहीं ये सीट हम ही जीतेंगे, और जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनके साथ दिख रहे हैं, गए नहीं हैं, मैं गए वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनके साथ दिख रहे, इस तरह की चर्चा है और देखे जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि जो नया अखाड़ा है अमरवाड़ा, किस तरह से सियासत, राजनीति, चुनावी समर हमें आने वाले समय में देखने को मिलता है। ये कुछ दिनों बाद तमाम सारी चीज़ें हमें पूरी तरीके से दिखेंगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव, लेकिन सीट एक है, इसके मायने या कहा जाए एंगल तमाम तरह के हैं, और दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरीके से इस एक सीट पर पूरा दमखम लगा रहे हैं। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी अभी रणनीति तैयार कर रही है, तमाम फैक्टरों पर वो देख रही है और वो भी एक दो दिन में अपना कैंडिडेट सामने लाएगी। निश्चित तौर पर अमरवाड़ा का ये अखाड़ा है, जो चुनावी अखाड़ा है, देखना होगा किस तरह का समर, किस तरह का संग्राम हमें देखने को मिलता है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।